सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो मार्केट दोस्तों हमेशा साइकिल में परफॉर्म करता है। कभी सेक्टर ए अच्छा करेगा, कभी सेक्टर बी अच्छा करेगा। साइकिल सेक्टर में नहीं होती है, साइकिल आपको एसेट क्लास में भी देखने को मिलती है। कभी एसेट क्लास ए अच्छा करेगी, कभी एसेट क्लास बी अच्छा करेगी। और मार्केट के अंदर दोस्तों साइकिल कंट्रीज में भी होती है। कभी एक कंट्री अच्छा करेगी, कभी दूसरी कंट्री अच्छा करेगी। ठीक है। सो मार्केट की जो साइकिल है उसको समझना आना चाहिए, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। पता होना चाहिए कि कहाँ पे मोमेंटम है, कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर कोई एग्जीक्यूशन करता है तो उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं नेस्टेक का। यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 से लेकर 2014 यानी टोटल हम बोल सकते हैं 15 साल तक नेस्टेक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। अगर किसी ने टॉप पर इन्वेस्ट किया होता नेस्डेक में तो 15 साल तक कोई रिटर्न्स वहाँ पे नहीं बने हैं। ठीक है, 2000 से लेकर 2014 की यहाँ पे बात चल रही है। अब इसी बीच अगर मैं आपको निफ्टी का डेटा दिखाऊं तो 2000 के टॉप पर अगर किसी ने निफ्टी में भी निवेश किया होता तो भी उसके पैसे बन गए होते, 400% के रिटर्न है। तो उस समय जो टाइम था वो इंडिया का था और नेस्डेक का टाइम नहीं था। ठीक है। और उसके बाद में नेस्टेक का अच्छा टाइम आता है। सो यहाँ पे आप देखोगे 10 से लेकर 25 यानी टोटल यहाँ के जो 15 साल है इसमें नेस्डेक ने 924% के रिटर्न्स कमा के दिए, यानी पैसा 10x करके दिया है। ये यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होता तो डॉलर की जो वैल्यू बढ़ती है उसका फायदा मिलता, तो उसमें आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 1500-1600% के हो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं 15 साल में 380% के रिटर्न्स बने हैं। तो कभी यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बेटर है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर ऐसा है तो फिर 50-50 कर देते हैं। 50-50 दोस्तों अगर आप ट्रेडर है तो करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर है तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा बैट करनी चाहिए। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो या फिर ऐसी जो भी कंट्री होती है जो डेवलपिंग कंट्री होती है जिसके पास में टेल विंड्स ज़्यादा होती है, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है। अपन किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ के स्टॉक मार्केट ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट टेक कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। इंडिया का जो एक एक स्टेट है वो एक एक कंट्री के बराबर है। और कंजप्शन, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म इंडिया को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो को 70% इंडिया में ही डिप्लॉय करेंगे और 30% यूएस की जो टेक कंपनीज है, ओनली टेक कंपनीज, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर के पास में इक्विटीज़ है 100%, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पूरा का पूरा पैसा टेक में लगा दिया, या ऐसा तो है नहीं कि उसने आधा पैसा आईटी में लगा दिया। ऐसा तो कोई करता नहीं है। सो क्यों यूएस मार्केट की 50% लेके हम हमारे पोर्टफोलियो को टेक का हाफ दे दे। तो इसका मतलब यह है कि जितना अगर आप टेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना यूएस के टेक में इन्वेस्ट करें तो वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है। सो इसी वजह से एलोकेशन 20% के आसपास रखा जाता है, कभी 25-30% के आसपास रखा जाता है। तो साइकिल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं टेक पर, जो कि इंडियन टेक है। ठीक है, इंडियन आईटी सेक्टर। सो ये डेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी बनी। निफ्टी आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी आईटी ने तकरीबन 22 महीनों में 264% के रिटर्न्स कमा के दिए। ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 साल हो गए लगभग कोई रिटर्न्स नहीं बने, जबकि 18% का डिप देखने को मिला है। अब टेक में देखो, टेक की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अपनी आईटी कंपनीज भी आ गई क्योंकि वो भी काइंड ऑफ टेक कंपनीज हैं, और यूएस की टेक कंपनीज भी आ गई। अगर कोई इन्वेस्टर है 100% इक्विटी में लगाता है या फिर जो भी उसका इक्विटी का पार्ट है उसका 30% वो देता है टेक में। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई इन्वेस्टर है, सबसे पहले फाइनेंस लिया उसने 30%, उसके बाद में उसने 20% कंजप्शन लिया, उसके बाद में उसने या 30% कंजप्शन लिया, उसके बाद में 30% टैक लिया, ऐसे करके जो भी है 20-25-30% टैक लिया, हम उसकी बात करें तो उस टैक के अंदर क्या आती है, इंडियन आईटी कंपनीज आती है और यूएस की जो एआई टेक कंपनीज है वो आ जाती है। ठीक है। अगर किसी को इन्वेस्टर को टेक में देने हैं 50 रुपए तो वो 25 रुपए आईटी को दे देगा और 25 रुपए यूएस कंपनीज को दे देगा, या फिर वो क्या करेगा, पूरे 50 यूएस कंपनीज को दे देगा। ठीक है। तो इस हिसाब से एलोकेशन देखना होता है।
सो अब यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी आईटी में अभी भी गुंजाइश है नीचे आने की, 15 का पी लेने की, ठीक है। और उसके हिसाब से आईटी जो सेक्टर है वो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। आप देख सकते हैं जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10% गिरने की बात चल रही है। अब नेस्टेक की बात करते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है कि आईटी कंपनीज तो नीचे है, नेस्टेक में भी बबल हो सकता है, नेस्टेक भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? वो भी बेकार है, वहाँ पे तो खरीदारी करनी नहीं चाहिए। देखो अभी मोमेंटम है ना, तो उसमें मोमेंटम ट्रेडर इन्वेस्टर ही खरीदारी करेगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो अभी देखेंगे करेक्शन कब आएगा 15-20% का, जो अभी था, हमने डिस्कस किया था, तो वो अपॉर्चुनिटी तो गई आपकी, ठीक है। मोमेंटम प्ले करना है तब जाके नेस्टेक और ये जो फैंग है उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन आगे के लिए भी तो पता होना चाहिए कि आगे जब अपॉर्चुनिटी आए तो कम से कम कन्विक्शन आए उनको खरीदने का, तो उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे डेटा देखेंगे। सो नेस्डेक का सबसे पहले अपन पी रेशियो देखते हैं कि क्या वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो वैल्यूएशन देखिए दो तरह से देखी जाती है। एक तो करंट, जिसको ट्रेलिंग पी बोलते हैं, कि आज की डेट में कंपनीज की क्या वैल्यूएशन है, क्या पी रेशियो है, ठीक है। सेकंड जो पी होता है वो फॉरवर्ड पी होता है, यानी आगे का पी, अगले 12 महीनों का पी, ठीक है। दोनों को देखते हैं। सो करंट वैल्यूएशन है नेस्डेक की 32 से लेकर 36 के आसपास, ठीक है। और एस्टिमेट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी 35 से लेकर 36, ठीक है, उसी के आसपास चल रही है। सो मार्केट अभी क्या है, एक्सपेंसिव है। हिस्ट्री का जो एवरेज है वो 24 से लेकर 30 का है, लेकिन 30 के ऊपर जाते ही मार्केट हो जाता है एक्सपेंसिव। ये नेस्डेक की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड पी को देखते हैं। फॉरवर्ड पी जस्ट 22 से लेकर 24 का ही है, यानी मार्केट जहाँ पे 24 का एवरेज होता है, लोअर होता है, लोअर बैंड, उसके ऊपर एक्सपेंसिव है, 30 के ऊपर एक्सपेंसिव है, 24 पे तो सस्ता है मार्केट, ठीक है। सो फॉरवर्ड पी के हिसाब से आप देखोगे ना, तो सस्ते से भी सस्ता है नेस्डेक। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्ट्रांगली, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन कंपनी से और नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्लस अभी जो मार्केट चल रहा है उसका मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नंबर्स खराब आ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो मार्केट उसको पहले से ही नीचे ले जाता। सो ये रीज़न है। और अगर आप देखोगे फॉरवर्ड पी बहुत लोअर है करंट पी के कंपैरिजन में, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है, इसको वैल्यूएशन डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। सो नेस्डेक में जो तेजी बनती है वो जस्टिफाई है और वो बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करी है और अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। जो इंडियन आईटी कंपनीज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंपनी डेवलपमेंट के साथ साथ चल रही है, एआई के साथ चल रही है, और इंडियन कंपनी काफ़ी पीछे है। तो आपको साथ में ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं इतनी स्टडी करने का, वीडियोस देखने का और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आईटी सेक्टर को भी कंपैरिजन कर लेते हैं इसके साथ में कि क्या कंपैरिजन है। अब हम देखें अपनी आईटी जो निफ्टी आईटी है उसकी वैल्यूएशन को देखें, तो यहाँ पे 19 to 25 है, 19 से 25 है, ठीक है। और हम मान लेते हैं 20 के आसपास है, 20-22 के आसपास है, ठीक है। अब इसको हम फॉरवर्ड पी के देखते हैं एस्टिमेट के हिसाब से। तो फॉरवर्ड पी का पब्लिकली डाटा काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। सो एस्टिमेटेड है 18 से 22 का, यानी फॉरवर्ड पी इतना ही है जितना अभी है, कम नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेस्डेक की तरह यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है। नेस्डेक में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, यहाँ पे नहीं है। और वैसा ही काम आईटी कंपनीज कर भी रही है। एक्सपेक्टेशन खराब है तो रिजल्ट भी खराब से भी खराब दे रही है, तो कैसे आईटी कंपनीज चलेगी? सो अभी पैसा बनेगा नेस्डेक के अंदर, और ये चीज़ अपन जब बॉटम पे थी चीज़ें तब भी बात कर रहे थे। ऑब्वियस अभी भी ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास में, जो भी मोमेंटम इन्वेस्टर या जो भी लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म खरीदारी करना चाहता है, डेफिनेटली यहाँ पे वो लेगा इस प्राइस पे। और उसके बाद में जब भी करेक्शन आएगा, हो सकता है उसके बाइंग प्राइस से नीचे जाए या बाइंग प्राइस से ऊपर हो, वो करेक्शन पे भी खरीदेगा। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का 10 to 15 to 20-25% लगा रहा होता है, तो एकदम से उसके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो स्लोली बाइंग करता है या कुछ एक्सपोजर को बेचता है। तो ऑब्वियस है वहाँ पे इन्वेस्टर टाइम लेके इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे ही इन्वेस्टिंग की जाती है। सो यहाँ के आईटी कंपनीज और नेस्डेक के अंदर अगर वैल्यूएशन को देखोगे और ये लग रहा है आपको कि आईटी कंपनीज अभी सस्ती है, नेस्डेक महंगा है, तो आप गलत हो। क्योंकि सारा खेल डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, फॉरवर्ड पी के ऊपर। अब वहाँ पे कुछ ऐसा ही हो जाए कि नंबर्स ही खराब आ गए, तब बात अलग है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं कि नंबर्स खराब आ सकते हैं, क्योंकि एआई के अंदर वो कंपनीज आ गए हैं। तो इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया इंडियन मार्केट से निकल के
यूएस मार्केट के नैस्डैक या जो टेक कंपनीज वो आप इन्वेस्ट करिए, और पूरी दुनिया अगर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, जो मैंने आपको दिया वो बेवकूफ़ नहीं है, तो ये लॉजिक है उसके पीछे का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी कंपनीज आगे नहीं चलेगी, आईटी कंपनीज चलेगी, बट काफ़ी टाइम लगेगा एआई के साथ में होने के लिए, तो वो चीज़ आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। अब जैसे कल भी हमने यहाँ पे बातचीत की थी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जैसे आपको मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ कि कैसे टेक में रीबैलेंस करना होता है इन्वेस्टर को, आईटी नैस्डैक और ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास में होते हैं कि इन्वेस्टर बाइंग कर ले ईटीएफ में, इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक ले ले। डायरेक्टली स्टॉक तो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इनडायरेक्टली ही लेना अच्छा होगा। तो ईटीएफ आता है, फैंग आता है जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिरे का है, नैस्डैक आता है मोतीलाल ओसवाल का है, ठीक है। सो इनमें सर्किट्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप फंड्स देखोगे मैक्सिमम तो वो भी बंद है। सो यहाँ पे एक फंड है जो अभी ओपन है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड, ये एफओएफ है, ठीक है। इसमें अगर आप 3 साल के रिटर्न्स को देखोगे तो 25% के सीएजआर इसने निकाल के दिए हैं। यहाँ पे देखो अभी तक तो अप्लाई किया जा सकता है, इन्वेस्टिंग की जा सकती है, अभी तक बंद हुआ नहीं है, आगे बंद हो जाए तो मुझे पता नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस लग जाए तो पता नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल ये ओपन है। अब यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स तो 18% के हैं, और इसमें ये जो चार्ट का पैटर्न है ना, ये काइंड ऑफ आपको नैस्डैक की तरह देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे प्योर टेक नहीं है, प्योर टेक वाले तो एक भी फंड ओपन नहीं है, सब बंद है। उसके लिए फिर आपको ईटीएफ लेना पड़ेगा, और वो भी आपको देखना पड़ेगा कब सर्किट होता है कब नहीं होता है। देखो वो पहली चॉइस होनी चाहिए, वहां नहीं मिलता है तब जाके फिर चॉइस या सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए, जो कि इस तरह का होगा, जिसमें एक ऐसा पोर्टफोलियो जो इंटरनेशनली यूएस में इन्वेस्ट करता हो। इमर्जिंग मार्केट वाला नहीं देखना है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट अगर आप देखोगे तो उसमें चीन, ताइवान, वो सब चीज़ आएगी, वहां पे लगाना है तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अगर आपको यूएस की टेक कंपनीज में एक्सपोजर देना है तो आपको यूएस फंड ही देखना पड़ेगा। अब उसमें अगर टेक फंड मिल गया ओपन तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी अवेलेबल है ही नहीं। उसके लिए तो आपको फिर ईटीएफ लेना होगा जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, और वो हो सकता है महंगे में मिल जाए, क्योंकि जब सर्किट ओपन होगा तो लोग बेचेंगे और उस समय लोग खरीदेंगे, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल सकता है, ठीक है। वो अलग बात है, जब भी गिरेगा अपन उसको बातचीत कर ही लेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं इसके पोर्टफोलियो को आपको दिखाऊं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेक कंपनीज कम है, मेजर जो होल्डिंग है वो टेक कंपनीज की है। अगर मैं टॉप 15 की बात करूँ तो इसमें ये टेक कंपनी आ गई, 2 3, उसके बाद में 4 5 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो टेक कंपनीज हैं, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये यूएस पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। इसके अंदर आपके पास में टेक कंपनीज भी होगी, आपके पास में कुछ कंज्यूमर कंपनी भी होगी, आपके पास में कुछ फाइनेंस कंपनीज भी होगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और जब भी यूएस मार्केट में गिरावट आती है, डिप आती है, तो फिर आपके पास में पता होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आप यूएस एक्विटीज़ में भी एलोकेशन ले सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले कुछ वीडियोस को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।